AK-47। ये वो गन है जिसके बारे में सोचते ही हमारे जहन में जंग के मैदान और इनकलाबी सीन्स आते हैं। ये वो गन है जो न सिर्फ अफगानिस्तान के पहाड़ों में गूंजती है बल्कि अफ्रीका के जंगलात और मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इसकी हर तरफ पहचान है। ये सिर्फ वेपन नहीं है बल्कि इनकलाब और बगावत का निशान बन चुका है। क्या कभी सोचा है कि ये गन इतनी मशहूर क्यों है? कैसे एक रशियन इन्वेंशन दुनिया के हर बैटलफील्ड और बगावत में पहला चॉइस बन गया? ये गन सिर्फ जंग का जरिया ही नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकन बन चुका है जो दुनिया भर में हर रिलीजन और गोरिल्ला फोर्स के पास भी नजर आती है। लेकिन इस डेडलीस्ट वेपन के पीछे एक ग्रिपिंग कहानी है। कलाश्निकोव का ये डिजाइन कैसे बन गया दुनिया का एक सबसे पावरफुल वेपन जिसने सियासत से लेकर बाजार तक सब कुछ बदल दिया। हेलो, मेरा नाम है हुजैफा और चलिए शुरू करते हैं गेनफ्लिक्स की एक और वीडियो को। AK-47 के पीछे जो शख्सियत है वो है मिखाइल कलाश्निकोव, एक सोवियत सोल्जर जो रशिया के साउथर्न साइबेरिया में पैदा हुआ। एक आम सा लड़का कलाश्निकोव जब वो यंग था तो उसे रेड आर्मी में टैंक इंजीनियर की ड्यूटी मिली, मगर 1941 में ब्रायंस्क बैटलफील्ड में जर्मन फोर्स के खिलाफ जंग के दौरान वो जख्मी हो गया। इस जख्मी हालत में उसे अपने फेलो सोल्जर की राइफल्स जैम होने की शिकायत सुनाई दी और ठीक इस पॉइंट पर उसके जहन में एक सोच आई, एक ऐसा वेपन बनाने की जो रिलायबल हो और किसी भी मुश्किल हालात में काम कर सके। कलाश्निकोव ने इस ड्रीम को अपना मिशन बना लिया और अपनी पहली राइफल का डिजाइन डेवलप करना शुरू किया। आखिरकार 1947 में उसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ, AK-47 ऑटोमेट कलाश्निकोव। इसको कई नामों से पुकारा जाता है जैसे ऑटोमेट कलाश्निकोव और आमतौर पर AK-47 के नाम से। और क्योंकि ये 1947 में इजाद हुई इसीलिए इसे AK-47 कहा जाता है। और 1949 में इसे ऑफिशियली सोवियत यूनियन की आर्मी में शामिल किया गया और इसकी शुरुआती प्रोडक्शन में 8000 राइफल्स तैयार की गई। AK-47 का डिजाइन सिंपल और रिलायबल है। ये वो गन है जिसे चलाना और मेंटेन करना आसान है। एक आम सा अनपढ़ इंसान भी सिर्फ कुछ ही घंटों में इसको चलाना सीख सकता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूल हो या पानी हो, ये बिना रुकावट के चलती है। इसके डिजाइन में सिर्फ 8 मूविंग पार्ट्स हैं जो इसे उन लोगों के लिए मुश्किल बनाती है जो अनऑर्गेनाइज्ड या अनट्रेन्ड लोग हैं। ये फीचर इसे दुनिया भर में हर कॉन्फ्लिक्ट और हर रिबिलियन के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाती है। सोवियत यूनियन ने सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने असर को स्टैब्लिश करने के लिए AK-47 को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये उनकी अलायंस और फ्रेंडली कंट्रीज में भेजी गई और एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी का सिंबल बन गई। मोजाम्बिक के फ्लैग में AK-47 की तस्वीर है और हिजबुल्लाह के बैनर पर भी इस गन का निशान है। ये सिर्फ वेपन नहीं रहा बल्कि पॉलिटिकल और कल्चरल सिंबल का हिस्सा बन गया है। दुनिया भर में हर रेबल ग्रुप, चाहे वो लैटिन हो, अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका, अपनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिटी को डिपेक्ट करने के लिए AK-47 का इस्तेमाल करने लगे। ये एक ऐसा हथियार बन गया जो हर वक्त उनके पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सिंबल्स में शामिल हो गया। AK-47 ब्लैक मार्केट में कैसे फैला? असल में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस हथियार ने ब्लैक मार्केट में भी अपना मकाम बना लिया। पहले ये लीगली एक्सपोर्ट होता था लेकिन USSR के टूटने के बाद ये इलीगल सोर्स के जरिए भी दुनिया के हर कोने में पहुंचने लगा। एक फेमस आर्म्स डिलीवर विक्टर बोट, जिसे मर्चेंट ऑफ डेथ कहा जाता है, उसने अंगोला और अफ्रीका के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में सप्लाई करके इसे ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बना दिया। जब सोवियत यूनियन का इंतजाम खत्म हो गया तो काफी बड़े स्टॉक पाइल्स गन्स के बच गए जो धीरे धीरे ब्लैक मार्केट के थ्रू इलीगल चैनल्स के जरिए फैल गए। आज AK-47 हर ब्लैक मार्केट में पाई जाती है और वो इलीगल आर्म्स ट्रेडिंग का एक अहम हिस्सा बन गया है। वियतनाम वॉर ने भी AK-47 की ग्लोबल रेपुटेशन में काफी इजाफा किया। जब नॉर्थ वियतनाम जो स्वेट स्पोर्टेड था उसने मोस्टली AK-47 का इस्तेमाल किया और साउथ वियतनाम ने अमेरिकन M16 का इस्तेमाल किया, तो ये कंपेयर करना आसान हो गया। AK-47 जंगल के रॉ और वेट एनवायरनमेंट में भी अच्छी तरह काम करती थी, जबकि M16 अक्सर जाम हो जाती थी और उससे हर वक्त सफाई की जरूरत होती थी। ये भी कहा जाता है कि
AK-47 जंगल में महीनों तक दफन रही, लेकिन जब उसे वापस यूज किया गया तो वो चल गई। इस जंगल वॉरफेयर और अनट्रेंड ट्रूपर्स की जंगल में लड़ाई में AK-47 की रिलायबिलिटी ने उसे दुनिया भर के सोल्जर और मिलिशियंस में और भी पॉपुलर बना दिया। ये वो लम्हा था जब AK-47 ने अपनी वर्थ साबित की और दुनिया को दिखाया कि ये कितना वर्सटाइल और रिलायबल वेपन है। अफगानिस्तान में भी AK-47 का बड़ा रोल है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के इन्वेजन के दौरान भी इस वेपन ने अपना मेजर रोल अदा किया। जब यूएस ने एंटी सोवियत मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया तो CIA ने चाइना से हजारों AK-47 यूनिट्स अफगानिस्तान में सप्लाई किए। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा AK-47 सप्लायर और यूजर बनकर उभरा। CIA के प्रोग्राम के तहत ये वेपन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ऐसे तरीके से पहुंच गए कि लाहौर और पेशावर के ब्लैक मार्केट्स में भी इनके रेट्स मॉनिटर किए गए। $2 बिलियन की इस मैसिव आर्म सप्लाई ने अफगानिस्तान को ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में एक बड़ा हब बना दिया। आज AK-47 सिर्फ एक गन नहीं बल्कि पॉप कल्चर और मीडिया का हिस्सा बन चुका है। ये मूवीज में, म्यूजिक वीडियोस में और आर्ट में भी नजर आता है। ये सिर्फ जंग का नहीं बल्कि कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बैटल्स का भी एक लाजमी सिंबल बन गया है। अगर आज की बात की जाए तो अब भी AK-47 दुनिया के हर कॉर्नर में कॉन्फ्लिक्ट्स और जंगों में इस्तेमाल होती है और इसे वर्ल्ड्स मोस्ट रिलायबल राइफल के तौर पर पहचाना जाता है। इसकी सिंपलिसिटी और रिलायबिलिटी ने इसे वो आइकॉनिक स्टेटस बना दिया है जो दुनिया की किसी और गन के पास नहीं है। क्लैशनिकोव ने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसका ये इन्वेंशन दुनिया का सबसे ज्यादा कातिल वेपन बन जाएगा और हर बैटल्स में लाजमी इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो और मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की रिसर्चिंग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।